हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे इकोनॉमिक्स ऑफ नो रट्टा ओनली कंसेप्ट। एंड जैसा कि आपको पता है, हम एक सीरीज कवर कर रहे हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, जहां पे हम पहुंचे यूनिट नंबर 3, राइट। और उसी यूनिट नंबर 3 को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंचे अपने वीडियो नंबर 10 पे। इससे पहले 9 वीडियो आ चुकी है, होपफुली आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो आज आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटी सी बात है ना, और बहुत सारे लोग अभी देख के वीडियो चौंक गए होंगे कि ये सर कैसे आएंगे ना, पूरे बाल कटे हुए, ठीक है। तो कुछ एक सीरियस टॉपिक पे बात करनी है मुझे। आई थिंक आप मुझे 2 मिनट दे सकते हैं अपने। तो है क्या ना कि मैंने ये बहुत पहले ही कटवा लिया था बाल। एक्चुअली लॉकडाउन है, सो बहुत ज्यादा बड़े बाल हो रहे थे, तो आई जस्ट ट्रिम माय ऑल हियर। सो उसके बाद क्या हुआ ना कि मैं सोच रहा था वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं। फिर अपनी पिछली वाली वीडियो देखी होगी, मैंने कैप डाल के बनाई, राइट। सो क्यों ऐसा क्यों करता है एक ऐसा ह्यूमन बीइंग, यू नो। तो उसको बोलते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सिटी। क्या होता है कि आप अपने आप को दूसरों से कम समझने लगते हैं। तो आप जिस एज में है ना, क्या होता है कि कोई बहुत ज्यादा लंबा है, कोई छोटा है, राइट, कोई फेयर कॉम्प्लेक्शन है, कोई गोरा है, कोई काला है, यू नो। और बहुत सारी चीजें हैं, हम अपने आप को मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं जानबूझ के आया हूं कि ये मेरे अंदर भी एक तरफ से अंदर था कि यार लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, राइट। आप में से पता नहीं कि किन्होंने एक मूवी देखी कि नहीं, बाला। तो उसकी मूवी की लास्ट लाइन है कि हम कर क्यों रहे हैं, मतलब किसी के बाल नहीं है तो बाल लाना चाह रहा है, कोई काला है तो गोरा होना चाह रहा है, राइट। मतलब कोई अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश में कर रहे, बट बदलना क्यों है। लास्ट टाइम की वहीं पे बदलना क्यों है, मतलब जैसे हैं हम अपने आप को वैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसीलिए प्लीज, हाँ, आप अगर आपके पास जो भी जितने भी सोर्स है, मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हो और आपके पास एक नॉर्मल शूज है और आपके फ्रेंड के पास अच्छा वाला शूज है, तो आप परेशान हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम। जो है आपके पास, खाली आप अपने आप से ऑनेस्ट रहो, अपने फैमिली के साथ ऑनेस्ट रहो, सोसाइटी के साथ ऑनेस्ट रहो, और आपको किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात। और कमेंट करके बताना कैसा लग रहा हूं मैं, राइट। सो एक मैसेज था, राइट, कि बच्चे और लोग, इवन बड़े लोग भी, सारे लोग जिनको मेच्योरिटी नहीं आती, वो परेशान होते रहते हैं, फालतू में डिप्रेस होते रहते हैं, यार मैं ये हूं, मैं वो हूं, अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते रहते हैं। नहीं, जैसे हैं आप वैसे अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए और अपने स्किल्स पे, अपने ऊपर काम करना चालू कीजिए, ठीक है। किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो होपफुली आपको ये मैसेज समझ आ गया होगा, ठीक है। ऑलराइट, अब बात करते हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं हम। जैसा कि मैंने बताया था, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के जो सेकंड यूनिट है ना, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, उसी को शुरू कर रहे हैं। आज बेसिक्स वीडियो है, आज इसके अंदर थोड़े बहुत कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे ताकि आपका फ्लो बने, ठीक। तो टॉपिक क्या है देख लेते हैं। तो हमें पढ़ना है, ये 2 टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, चैप्टर 2 कह सकते हो, यूनिट 3 का, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, या जिसको बोलते हैं इनकम डिटर्मिनेशन, और सेकंड है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, ठीक है। तो इन दोनों को देखेंगे, अभी तो शुरू हम इससे करेंगे, ठीक। अब पहले समझो क्या है ना कि आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम निकालना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इक्विलिब्रियम निकालना है, ठीक है। अब सोच के देखो, आप इक्विलिब्रियम निकालने का मतलब क्या है कि आपको कुछ चीजों को इक्वेट करना होगा। बात समझ आ रही है। आप अगर माइक्रो को रिकॉल कर पा रहे हैं, तो आपको पता था कि एक इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे आता है, सॉरी मार्केट के अंदर कैसे आता था भाई। डिमांड अगर इसके इक्वल हो जाए सप्लाई के, है ना, डिमांड अगर उसके इक्वल हो जाए सप्लाई के, तो मेरे को वो इक्विलिब्रियम मिल जाता था। अरे बात सही है क्या। और वो इक्विलिब्रियम से आप क्या डिफाइन करते थे, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। सेम यहाँ पे भी फंडा है, इक्विलिब्रियम निकालेंगे आप। अब इक्विलिब्रियम निकालने के लिए क्या फंडा है, बहुत सिंपल भाई, एग्रीगेट डिमांड जब आपके एग्रीगेट सप्लाई के साथ इक्वल हो जाए, एक मार्केट एक इकोनॉमी के अंदर जो भी आपका एग्रीगेट डिमांड आपने जो पढ़ा है, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाए, तो वो हो जाएगा इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब इक्विलिब्रियम करने से मुझे मिलेगा क्या, देखो मिलेगा मुझे आउटपुट। क्या मिलेगा मुझे, आउटपुट, ठीक है। और भी चीजें मिलेगा, आप देखोगे जैसे नेशनल इनकम भी पता चलेगा आपको, और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी पता चलेगा। जब मैं उसमें और डिटेल में जाऊंगा तो आपको समझ आएगा। तो ये है हमारा एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई करके दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये समझ आया इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, और आउटपुट का क्यों लिखा है, क्योंकि आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे है सर, ये शॉर्ट रन क्या होता है, शॉर्ट रन क्या लिखा हुआ है, तो देखो ध्यान से समझो। मैक्रो में ऐसा शॉर्ट रन लॉन्ग रन का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, बट बेसिकली ये ज्यादातर मैक्रो में यूज होता है। तो मैक्रो में क्या है कि जो भी चीजें मैक्रो लेवल पे अगर आप देखते हैं, तो शॉर्ट रन में उसका इंपैक्ट अलग होता है, लॉन्ग रन में उसका इंपैक्ट अलग होता है, ठीक है। ऑल्दो डेफिनेशन जो है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की सेम है, बट आपको जो पढ़ना है वो सिलेबस में आपके सिर्फ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है, क्योंकि जो शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम होगा, जो उसकी वजह से चेंजेस होगा, वही आपको देखने हैं। लॉन्ग रन में अलग चेंजेस होते हैं, अलग तरीके से मैकेनिज्म काम करता है, अलग तरीके से इकोनॉमी वर्क करती है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। बात समझ रहे। अब शॉर्ट रन का बेसिक मतलब ये होता है, जनरल टर्म में अगर आप समझना चाह रहे हैं कि एक इकोनॉमी विद इन 1 ईयर के अंदर इक्विलिब्रियम पे आ जाए, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। उसकी कंडीशन होती है, वो जब आप हायर स्टडी में उसको डिटेल में पढ़ेंगे।
अभी के लिए इतना समझे, शॉर्ट रन मतलब विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर अगर क्लियरम मिल जाए तो शॉर्ट रन, और मोर देन 1 ईयर पे मिले क्लियरम तो लॉन्ग रन। बात समझे शॉर्ट रन क्लियरम आउटपुट क्या होता है। अब इसके बारे में हम फिर आप यहां से शुरू करेंगे, और सेकंड जो टॉपिक आएगा वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो ये इससे लिंक करके न्यूमेरिकल है पूरा 4 मार्क्स का आना होता है क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका मैकेनिज्म, उसके प्रोसेस, उसकी एग्जांपल, उसको देखेंगे अदर किसी वीडियो में, ठीक है। तो आज हम ये डेफिनेशन से शुरू करते हैं। क्लियरम का मतलब क्या है, मार्केट इकोनॉमिक के क्लियरम का मतलब क्या है, और उसको कैसे हम अचीव करते हैं, या उसके क्या अप्रोचेस है, क्या कंडीशन है, उसको देख लेते हैं, ठीक है भाई। तो क्या होता है डिटर्मिनेशन ऑफ क्लियरम लेवल। हम अगर डिटर्मिनेशन ऑफ क्लियरम निकालना है तो उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका क्या प्रोसेस है, तो देखना एन इकोनॉमी इज क्लियरम। एक इकोनॉमिक क्लियरम में होगी व्हेन एडी एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज is equal to aggregate supply of a goods and services during a period of time, ठीक है। अब ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम क्यों लिखा है, इसका मतलब ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों के लिए डेफिनेशन सेम है। अगर आप ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम अगर शॉर्ट रन का है तो शॉर्ट रन क्लियर हो जाएगा, लॉन्ग रन का है तो लॉन्ग रन होगा। तो डेफिनेशन को ध्यान में रखेंगे, उसको नोट करके और लिखेंगे, ठीक है। अब आज इसके अप्रोचेस पे बात कर लेता हूं मैं कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई निकालना है तो उसकी कंडीशन क्या होगी या उसकी शर्त क्या होगी, बेसिकली इसके बारे में और डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। सो गाइस आगे देख लेते हैं अपने टॉपिक को। तो आपको ना क्वेश्चन में बेसिकली पूछेगा कि आपको पहुंचना कहां पे, क्लियरम लेवल तक पहुंचना है, तो उसको पहुंचने के जैसे एक जगह पे हमें जाना है तो उसके जाने के कई रास्ते होते हैं ना, अलग अलग तरीके से पहुंच सकते हो आप। तो एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंचना है जिसका नाम है क्लियरम लेवल, को आपको फाइंड करना है। आपको वहां पे क्लियरम लेवल पे आपको एम्प्लॉयमेंट रेट और नेशनल इनकम को फाइंड करना है, या आउटपुट को देखना है। तो वहां पहुंचने के दो तरीके, दो अप्रोचेस है, एडीएस अप्रोच एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच, ठीक है। दोनों सेम है बट इनका तरीका अलग है, ठीक है, और आंसर फाइनल वही निकलता है जो हमें मेनली चाहिए होता है, ठीक। तो आज तो हम इस वाले को देखेंगे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच को। इसको अब ये 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है या ट्रिकी क्वेश्चन भी इससे बन सकता है। पहले हम इसके टेबल को देखेंगे, राइट, फिर उसके बाद डायग्राम को देखेंगे, उसके अंदर के कंसेप्ट को समझेंगे, क्लियरम में नहीं होगा तो कैसे इकोनॉमी काम करती है, और जो भी इसके प्रॉब्लम है और सोल्यूशन उसके बारे में बात करेंगे। तो एडीएस तो पता है आपको कि जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा तो उसको एएस अप्रोच बोल देंगे। और ये कंडीशन कहां से आ रही है, मतलब अपने आप जादू से तो नहीं आ रही है ना, आई और आईएस अप्रोच, ठीक है। तो देखो है क्या, इसी से आया है। आपको पता है एडी क्या था, ये बताना भाई एडी क्या था, सी प्लस एस है, एडी इज इक्वल टू सी, सॉरी सी प्लस एस नहीं, हाँ बोल देते मतलब हर बात है, सी प्लस आई एग्रीगेट डिमांड था कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट सप्लाई जिसको वाई भी बोलता था मैं, क्या था भाई सी प्लस एस, ठीक है। तो सी कट गया, बचा क्या आई इक्वल टू एस। तो यही अप्रोच है यहाँ पर, जब आई इक्वल टू एस हो जाएगा तो उसको आईएस अप्रोच बोल देंगे। तो उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी डिस्कस करेंगे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच डायग्राम टेबल के साथ करके, ठीक। तो ये ना बेसिकली केनिशियन है ना, केनिशियन इकोनॉमिक्स थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर भी बोले जाते हैं एक हद तक, और उन्होंने ये सारे के सारे कंसेप्ट दिए थे, उन्होंने ही सबसे पहले ये शुरू किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे क्लियरम लाना, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करना। तो याद रखेंगे केनिशियन का नाम याद रखेंगे, एज इकोनॉमिक्स स्टूडेंट पता होना चाहिए आपको, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच को। सो गाइस आगे देख लेते हैं, होपफुली आपको ये टेबल पूरी विजुअल होगी, ठीक है। तो टेबल से हम पहले समझते हैं एडीएस अप्रोच को, सिंपल है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखो यार एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई है ना, तो वहां पे दो चीजें चाहिए हमें। क्या दो चीजें चाहिए, डिमांड करना और सप्लाई करने में इनकम और एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा रोल है, राइट। और मेन मकसद यही है कि हमें डिटरमाइन जो करना है वो इनकम करना है या इनकम और एम्प्लॉयमेंट करना है, ठीक है। और इनकम बोले तो नेशनल इनकम है ना, और उसको मैं आउटपुट भी बोल सकता हूँ क्या, यस बिल्कुल बोल सकते हो सर। नेशनल इनकम होता है उसको नेशनल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आउटपुट की तरह से भी ट्रीट हो सकता है। तो इनकम तो आपको पता है, हमने पहले वाली वीडियो में, बहुत सारी वीडियो में वही टेबल ही है, कोई कंफ्यूजन के लिए नहीं, बिल्कुल सिंपल है। इनकम जीरो से शुरू होगी, इनकम जीरो हो सकती है, पता है आपको, और 100 200 3 4 5 600 चलेगा। कंजम्पशन पता है आपको, ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन 40, 80 का गैप लेंगे, 120 200 280 360 440 520, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेविंग निकालना है, इनकम में से कंजम्पशन माइनस करेंगे, सेविंग आ जाएगा 0 -40 -40, इसी तरीके से -20 0 20 40 60 80 20 20 का गैप। बात समझ आ रही है, सब हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूं मैं। इन्वेस्टमेंट क्या था भाई, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है, कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट होती है, हमारी अजम्पशन है ना। तो 40 40 40 40 कॉमन, ठीक। अब आ जाए एम्प्लॉयमेंट चाहिए था हमें, है ना, क्योंकि बात करेंगे डिटरमाइन जो करेगा वो अप्रोच से वो एम्प्लॉयमेंट भी आएगा। तो जीरो लेवल इनकम है तो जीरो एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली बात है। फिर प्रोडक्शन ही जीरो हुआ तो एम्प्लॉयमेंट भी जीरो होगी। और एक कांस्टेंट नंबर पे हमने ले लिया, करोड़ लाख में 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 50 60, एक कांस्टेंट नंबर पे हमने एम्प्लॉयमेंट को भी ले लिया समझने के लिए, ठीक। अब आ जाओ एग्रीगेट डिमांड निकालना है।
सी प्लस आई, क्योंकि अप्रोच तो एडीएस क्या कहता है, अप्रोच कहता है एडी इक्वल टू एस, तो हम वही फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे एडी इक्वल टू एस है, तो सी प्लस एस, सॉरी मूल्य रख लेना भाई, एडी क्या है सी प्लस आई, 40 प्लस 40 80, फिर 120 प्लस 40 160, फिर 200 प्लस 40 240, अब तो ऐड करने की तो जरूरत नहीं, कांस्टेंट नंबर 40 48 हो रहा है, सब में 48 कर दो, 280 प्लस 40 320, 360 प्लस 40 400, 420 प्लस 40 440 480, सॉरी 520 प्लस 40 560, ठीक। इसी तरीके से एएस, एएस क्या होता है सी प्लस एस, फिंगर रखो सी और एस पे, तो 40 माइनस 40 0, 120 माइनस 20 100, इसी तरीके से 200 300 400 500 एंड 600। टेबल समझ रहे, ठीक है, ध्यान रखेंगे टेबल से भी डायरेक्टली अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा तो टेबल भी बनानी पड़ सकती है आपको। अब रिमार्क में देखते हैं कि क्या इससे कंक्लूजन निकल रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लियरेंस लेवल कहां पे है एडीएस अप्रोच से, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन बोल रहा है स्पेसिफिकली कि मार्केट इकोनॉमिक का क्लियरेंस निकालो एडीएस अप्रोच से या आईएस अप्रोच से, तो निकालना, बट अगर वो बोल ही नहीं रहा कुछ, उसने कुछ बोला ही नहीं कि एडीएस अप्रोच से निकाले या आई इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच से निकाले, तो किस अप्रोच से निकालोगे, क्वेश्चन है ना भाई। अगर बोलेगा तो ठीक है, नहीं बोलेगा तो किस अप्रोच से निकालेंगे क्लियर, तो निकालना है आपको आईएस अप्रोच। बात समझ आ गई, जब आएंगे उसमें तो और डिस्कस कर लेंगे। अब देखो कहां पे एडीएस इक्वल है, यहां पे नजर मारो, एडीएस इक्वल कहां दिख रहा है, यस इस जगह पे दिख रहा है आपको, यानी ये आपका क्लियर पॉइंट हो गया जहां पे एडी इक्वल टू एएस है। अरे बात समझ आई क्या, यहां तक देखोगे तो ये लेवल मिलेगा आपको, यानी आपको दो चीजें मिल रही है कि अगर आप चार जो भी करोड़ में लाख में जो भी इनकम है 4,400 लाख करोड़ रुपीस अगर रखेंगे या इतने का प्रोडक्शन करेंगे और 40 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे तो इकोनॉमी के अंदर क्लियरम एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये तो ठीक है होगा, पर जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा क्लियरम मिलेगा ही मिलेगा, नहीं ना। और इसी पॉइंट पे क्यों मिलेगा क्लियरम और किसी पॉइंट पे क्लियरम क्यों नहीं मिल रहा भाई, सही बात है ना, एडी इक्वल टू एएस है, पढ़ने से थोड़ी ना, लॉजिक क्या है कि अगर एडी ग्रेटर देन एएस है तो क्या होगा, एडी लेस देन एएस है तो क्या होगा, यहां क्यों नहीं मिलेगा क्लियरम। यहां देखो जैसे भाई यहाँ पे एडी ज्यादा है, यस एडी ज्यादा है एएस कम है, फिर देखो एडी यहाँ पे भी ज्यादा है एएस कम है, यहाँ पे भी एडी ज्यादा है एएस कम है, और यहाँ भी अगेन एडी ज्यादा है एएस कम है, ये क्लियर मिल गया। अब यहाँ पे देखो एडी कम है एएस ज्यादा है, एडी कम है एएस ज्यादा है, राइट। तो ये जो सिचुएशन है जो बाकी क्लियर के कंडीशन के अलावा वहां क्यों नहीं क्लियर मिल रहा, वहां क्या दिक्कत है। ऐसे तो थ्योरेटिकली देखोगे तो दिख रहा है कि कंडीशन ये थ्योरी ज्यादा है एडी से नहीं मिल रहा है, बट इसका लॉजिक क्या है, तो उसके लॉजिक को डिस्कस करेंगे। पहले अपने ये समझ लो, इतना समझने के बाद डायग्राम देख लेते हैं अभी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसा होता है तो इकोनॉमी में क्या कंडीशन होती है और इस कंडीशन में क्लियरम क्यों नहीं मिलता, अगर ऐसा होता तो इकोनॉमी में क्या कंडीशन होती है, इस कंडीशन में क्लियरम क्यों नहीं मिलता। दोनों कंडीशन को वन बाय वन बात करेंगे और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक कंडीशन देके बोलेगा ऐसा सिचुएशन है, बताओ इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करेगा, इकोनॉमी के अंदर क्लियरम अचीव कैसे होगा, ऐसा है तो कैसे होगा, ठीक है। याद रखना एट द एंड लॉन्ग रन में कोई भी इकोनॉमी डिसक्लियर में नहीं रहती, क्लियर में अचीव हो जाता है। कहने का मतलब मान लो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, इकोनॉमी डिसक्लियर में है, बट ये कोरोना वायरस हमेशा के लिए चलेगा क्या, 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल बाद तो इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी, क्लियर अचीव हो जाएगा, तो लॉन्ग रन में हमेशा वो अचीव हो जाता है। ऐसा नहीं है अपने आप ही हो जाता है, उसके पीछे का लॉजिक है, वो लॉजिक हम जब ये टॉपिक डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। तो अब डायग्राम देख लेते हैं। सो गाइस अब डायग्राम को देख लेते हैं अपने, तो जैसा कि पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमने एग्रीगेट डिमांड लिया, एक्स एक्सिस पे देखो इनकम और आउटपुट तो सेम होता है, आपको पता है ना, और एम्प्लॉयमेंट भी इसी पे लिया है, राइट। अब आप में से बहुत सारे पूछेंगे सर इनकम आउटपुट तो समझ आता है क्योंकि इनकम आप नेशनल इनकम बोलते हैं और आउटपुट भी वही होता है नेशनल आउटपुट, बट एम्प्लॉयमेंट तो सेम नहीं होगा ना। यस आप एग्री करता हूं मैं, एम्प्लॉयमेंट सेम नहीं होगा, बट हमारे पास दो ही वेरिएबल है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट शो हो रहा है, यहाँ पे शो तो नेशनल इनकम ही हो रहा है, बट इसका मतलब है कि जिस रेट पे ये नेशनल इनकम आउटपुट आ रहा है ना उसके इक्विवेलेंट जो सा भी एम्प्लॉयमेंट होगा वो मेरे को एम्प्लॉयमेंट पता चल जाएगा। बात समझ आ रही है, मतलब डायरेक्टली हम एडीएस से इनकम पता कर ले रहे हैं, आउटपुट पता कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट पता कर रहे हैं, राइट। वो इस एक्सिस पे ये शो करने का मतलब है कि वो इंडिकेट कर रहा है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ये तीनों चीजें निकलती है, राइट। ऑब्लिक करके लिखेंगे आप, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर यहाँ पे आउटपुट मिलना तो अगर ये हमारे पिछले वाले एग्जांपल में 400 इनकम था, ऐसा थोड़ी ना कि 400 एम्प्लॉयमेंट वो तो 40 था, है ना। बट इसका मतलब है कि 400 इनकम जब अचीव कर लेगी इकोनॉमी उसके इक्विवेलेंट जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो रेट भी या एम्प्लॉयमेंट हमें पता चल जाएगा। क्लियर होगी बात भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायग्राम में ये 45 डिग्री एएस की लाइन ऊपर जाती है, स्टेट पता है आपको वाई डिग्री पे, ठीक है। हमें चाहिए क्या एडीएस चाहिए, ठीक। और तो हमने क्या बनाया एडी का कर्व चाहिए हमें, तो एडी का कर्व पता है आपको, एक जीरो लेवल से शुरू हो जाएगा, सी बार प्लस आई है ना, ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाएगा यहाँ से, और ये ऐसे अपवर्ड चल जाता है, इट इज इक्वल टू सी प्लस
आई, यहाँ पे ये मिलेगा वो मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगा। उसको मैं नीचे में लाऊंगा तो जो मेरे को ये मिल रहा है वो मेरे को इनकम लेवल इनकम मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम लेवल इनकम मिल जाएगा, या आउटपुट मिल जाएगा, या एम्प्लॉयमेंट पता चल जाएगा। तो ये सिंपल सा डायग्राम था, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, राइट। बट ये जो गैप है, ये वाला गैप देखो आप, यहाँ पे अब इस वाली कंडीशन में ये वाली ऊपर वाली लाइन ज्यादा बड़ी है, एएस छोटा है, ठीक है, और यहाँ पे एएस बड़ा है और एडी छोटा है। तो ये तो क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा एडी बड़ा है और छोटा है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं मिल रहा? यहाँ पे क्या कंडीशन है? ऑब्वियसली यहाँ पे देखेंगे कि डिमांड करने वाले लोग ज्यादा हैं, सप्लाई करने वाले कम। यहाँ पे देखो सप्लाई ज्यादा हो रही है, डिमांड कम, तो इसकी वजह से ये डिसइक्विलिब्रियम में क्रिएट कर रहा है। बात समझे? अगर ऐसा होता है तो क्या कंडीशन होती है, उसको लास्ट देखते हैं और वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा डायग्राम था और ये 3 नंबर का सेपरेट आता है, इसको ध्यान से देखेंगे। तो मिलते हैं कि एडी ग्रेटर देन एएस से होगा और एएस ग्रेटर देन एडी से होगा तो क्या कंडीशन होती है। सो गाइस अब देख लेते हैं जो वो 2 पॉइंट थे कि अगर व्हेन एडी इज मोर देन एएस यानी एडी ग्रेटर देन एएस होगा तो क्या होगा, और जब एडी लेस देन एएस होगा तो क्या होगा, ठीक है। ध्यान से समझना, 3 मार्क्स का डायरेक्टली इस कंडीशन से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको एक बात तो पता है कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होंगे तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, हमें समझ आता है। बट ये नहीं होगा तो डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, समझ आता है। बट ऐसा होता है तो क्या होता है इकोनॉमी के अंदर, और फिर लॉन्ग रन में कैसे इम्पैक्ट पड़ता है वो देखना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो समझना, एग्रीगेट डिमांड इक्वल ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है कि जो आपको पता है कि सारी की सारी प्लानिंग पे बात करते हैं ना, एक्चुअल नहीं होता, प्लांट एक्सपेंडिचर होता है, हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड, या प्लान सेल करने वाला होता है प्रोड्यूसर, राइट। तो इसका मतलब ये कि जो इकोनॉमी के अंदर जो कंज्यूमर्स है या इन्वेस्टर है तो डिमांड कर रहे हैं, तो डिमांड साइड में एग्रीगेट डिमांड वाले वो लेट से मान लो कि 120 डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। अब चेंज हो गया ये चेंज, और पहले ना एग्रीगेट डिमांड था 100। समझना इस चीज को, एग्रीगेट डिमांड मतलब मान रहे थे कि एक साल के अंदर इकोनॉमी के अंदर जो कंज्यूमर है या जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स है वो इतना खर्चा करने के लिए, डिमांड करने के लिए तैयार है। तो इस हिसाब से क्या करा, एग्रीगेट सप्लाई ने भी 100 बनाया, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई ने भी 100 बनाया। बट इकोनॉमी के अंदर क्या हुआ, कुछ चेंजेस आ गए, कुछ चेंज आ गए, वो कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है। उसको देखेंगे एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड वाले में क्या रीजन हो सकते हैं। कुछ रीजन आने की वजह से ना एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, यानी 100 से 120 हो गया। बट एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, एग्रीगेट सप्लाई सेम रहा, क्योंकि ये शॉर्ट रन में एग्रीगेट डिमांड अचानक से चेंज है। तो भाई अचानक से चेंज है तो एग्रीगेट सप्लाई को अचानक से चेंज नहीं कर सकते, अचानक से प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड फॉलो करता है, एग्रीगेट सप्लाई फॉलो करता है एग्रीगेट डिमांड को। डिमांड बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड कम होगी सप्लाई कम होगी। पर डिमांड अचानक से बढ़ेगी तो सप्लाई अचानक से नहीं बढ़ती है, डिमांड अचानक से कम होगी तो सप्लाई अचानक से नहीं कम होती है, टेक टाइम। इसलिए लॉन्ग रन में तो क्लियर होगा, बात समझ आई। तो ये सिनेरियो समझ आएगा कि प्लानिंग थी एग्रीगेट डिमांड की 100 तो सप्लाई भी 100 थी, आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ रीजन की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, रीजन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया बट सप्लाई नहीं बढ़ पाया, तो ये कंडीशन हो गई, ये वाली इस वाली यहाँ पे करंटली कंडीशन हो गई एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो इस सिचुएशन में है क्या, देखो आप, अब जो एग्रीगेट सप्लाई करने वाला है उसका क्या होगा, जो इन्वेंट्री है, जो उसने प्रोडक्शन करके सोचा था, जो बनाने के लिए सोच रखा था उसने, ये बनाएगा, उसकी इन्वेंट्री जो है, प्लान इन्वेंट्री है, वुड फॉल बिलो द डिजायर लेवल। भाई अब लोगों की डिमांड कितनी है 120, तो अब सप्लायर क्या चाहता है, उसकी डिजायर क्या है कि 120 की सप्लाई हो जाए, बट अब कितनी है उसके पास 100, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन के केस में देखो, प्लान इन्वेंट्री वुड फॉल बिलो द डिजायर लेवल, तो ये ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब आगे क्या होगा स्टेप, तो ये वाली कंडीशन कहां है आप मुझे बता सकते हैं क्या, ये डायग्राम में ये वाली कंडीशन कहां पे लाई कर रही है। ये तो क्लियर हो गया ना, ये वाई और ये एडी है, ठीक है। तो ये एग्रीगेट डिमांड ज्यादा बढ़ा है तो उसका मतलब ये वाली कंडीशन है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। मान लो ये कहीं पे भी यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है, समझ रहे हैं क्या, पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, आपको पहुंचना है ई की तरफ, यानी राइटवर्ड मूव करेंगे। तो राइटवर्ड मूव करने के लिए आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, राइट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो समझो इस चीज को, अगर इन्वेंट्री कम हो गई और डिमांड ज्यादा कर रहे हैं लोग, सप्लाई कम है, तो शॉर्ट रन में तो कुछ नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे लॉन्ग रन में क्या करेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, यस, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बात समझ आ रही है। वही एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे क्या, इनकम बढ़ेगी लोगों की, आउटपुट बढ़ेगा लोगों का। तो ये लॉन्ग रन में ऐसी सिचुएशन चलती रहेगी, कब तक, जब तक द्वारा से ये वाली कंडीशन लॉन्ग रन में अचीव नहीं हो जाती, मतलब 120 इक्वल टू 120 नहीं हो जाता। अरे बात समझ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से कुछ भी रटना नहीं है। एक बार और देखो इस कंडीशन में हो क्या रहा है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो जो सोचा था ना प्रोड्यूसर ने कि जितना मैं सप्लाई करूंगा उससे लोगों ने ज्यादा डिमांड कर दी। अब उस डिमांड को पूरा करने के लिए वो शॉर्ट रन में तो कुछ नहीं कर सकता, धीरे धीरे क्या करेगा, लोगों को काम देना चालू करेगा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोगों को काम देगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, लोग एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। क्योंकि पॉइंट इधर है, हमें राइटवर्ड जाना है, तो धीरे धीरे वो बढ़ता रहेगा, कब तक, जब तक ये अचीव नहीं हो जाता। अरे बात समझे क्या, तो टिल जब तक वो लॉन्ग रन में क्लियर पे नहीं आ जाते। तो ये कहानी आप लिखेंगे, कोई भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, खाली समझना जरूरी था आपको,
क्लियर। अब तो इसको आराम से आप समझ सकते हैं, इसका ऑपोजिट है व्हेन एडी इज लेस देन एएस, ठीक है, उल्टा हो गया। अब क्या है मतलब इस कंडीशन को द्वारा अगर आप समझना चाह रहे हो तो सिंपल क्या है कि भाई डिमांड लेट से 100 का था, सप्लाई लेट से 100 का था, ठीक है, डिमांड को फॉलो करेगा सप्लाई, अचानक से कोई रीजन आने की वजह से ये हो गया भैया 80, सप्लाई अचानक से थोड़ी ना कम कर देंगे, इन्वेंट्री में जो बनी हुई है ये तो 100 ही रहेगी, यस बिल्कुल 100 रहेगी, और ये कंडीशन क्रिएट कर देगा एडी इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। बात समझ आ रही है। तो इस केस में क्या है, इस केस में व्हेन एडी इज लेस देन एएस, इसका मतलब ये है कि प्लान इन्वेंट्री वुड राइज, जो प्लान इन्वेंट्री थी, जो उन्होंने सोचा था कि 100 लोग डिमांड करेंगे तो 100 बनाऊंगा प्लान में, तो अब वो ज्यादा हो गई है, जो डिजायर इन्वेंट्री थी, लोग डिमांड करेंगे 80। समझ आ रही है क्या बात। तो ये पॉइंट कहां लाई करेगा, ऊपर कहीं, है ना, इसके ऊपर कहीं भी लाई कर सकता है। अब इस केस में क्या है, उसके पास सप्लाई ज्यादा है, डिमांड लोग कम कर रहे हैं, तो क्यों लोगों को प्रोडक्शन क्यों करेगा, प्रोडक्शन कम कर देगा, प्रोडक्शन कम करेगा तो ये नीचे की तरफ, हम इधर आना तो नीचे की तरफ आने लगे, प्रोडक्शन कम करेगा, आउटपुट कम हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगी, लोगों की एम्प्लॉयमेंट से निकालना चालू कर देगा लोगों को रोजगार से, राइट, एम्प्लॉयमेंट देना बंद कर देगा। कब तक करेगा, जब तक एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई के वाली। होपफुली ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। सो इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इससे पहले नेशनल इनकम या जो आपका बैंक मनी एंड बैंकिंग है उसकी दोनों यूनिट मैंने करवा रखी है, राइट। नेशनल इनकम में कुछ थोड़े से मैं शुरू में यूट्यूब पे आया था तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी आप अगर कमेंट करेंगे और पूछे बोलेंगे कोई डाउट है तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं दोबारा से भी नेशनल इनकम की वीडियोस डालना चालू कर सकता हूँ, राइट। कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको मेरा एफर्ट, और कोई डाउट है तो आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल पे मिल सकते हैं और प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वीडियोस के लिए। सो इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए, एंड टिल देन हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।